हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा मेन टॉपिक क्या है, संबंध है ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का 11th में और आगे 12th में भी आगे काम में आएगा, है ना। संबंध है, देखो टॉपिक का नाम क्या है, संबंध। तो देखो संबंध का संबंध शब्द दिमाग में आती, आपके दिमाग में यूं आता है, दो बातें आती हैं आपके दिमाग में कि किसका संबंध किससे, किसका संबंध किससे। पहली बात तो ये आती है कि किसका संबंध किससे, है ना। तो अभी देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर पहले डेफिनेशन आपके समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूं, फिर डेफिनेशन पे बेस्ड अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, वो एग्जांपल के साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन बाद में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, और उस पर बेस्ड है और सारी परिभाषाएं हैं वो सारी क्लियर करेंगे। तो देखो संबंध रिलेशन है क्या, तो संबंध क्या कहता है, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर, संबंध को किससे लिखते हैं, आर से, उनके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। कि क्या कह रहा है, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर है, संबंध को किससे लिखते हैं, आर से। जो संबंध आर है उनके किनके, जो दो सेट अपन ले रहे हैं ए और बी, उनके कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है। मतलब संबंध जो है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था अपन ने, उसका क्या होगा, सबसेट होगा। वो आगे देखो क्या कह रहा है, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, जो क्रमित युग्म ए व बी, है ना, यहाँ क्रमित युग्म ए कोमा बी का समुच्चय होता है, जो ए तथा बी के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होते हैं। यह है परिभाषा संबंध की, कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर संबंध को किससे लिखेंगे, कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है, तो उसको यूं लिखेंगे आर, जो संबंध है ए से बी में, इसको क्या पढ़ते हैं कि संबंध आर है, वो समुच्चय ए से बी में संबंध है। तो ये इस बात को लिखा कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर उनके कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। किनके कार्तीय गुणन, जो दो सेट ले रहे हैं ए और बी के कार्तीय गुणन का क्या होगा, एक सबसेट होगा। यह उपसमुच्चय मतलब सबसेट, रिलेशन वाला जो सबसेट आएगा, समुच्चय आएगा, वो कैसे आएगा, ए क्रॉस बी के उन क्रमित युग्मों, ए क्रॉस बी में क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्रमित युग्म होंगे ना, उनमें से छांटेंगे, है ना। वो छांटने कैसे हैं, उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है, जो ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय होगा, वो खुद में तो एक समुच्चय होगा ना। तो वही बता रहे हैं कि यह उपसमुच्चय मतलब कौन सा उपसमुच्चय, संबंध वाला उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, जो ए तथा बी के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होते हैं। अब ये परिभाषा आपके, मैं मानता हूँ 0% समझ में आई, है ना। तो देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं ना। एग्जाम्पल है, माना ए कोई सेट दे दिया आपको 2 3 4, वह बी कोई सेट दे दिया आपको 5 6 7, है ना।
तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध अपन बनाएंगे, संबंध की परिभाषा भी देगा वो ना। तो आपको ये तो पता चल गया कि किसका किससे संबंध है, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से संबंध है ना। तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी से क्या क्या संबंध हो सकता है, तो देखो क्या क्या हो सकता है, देखो कि 2 का संबंध हो सकता है 5 से, ठीक है, 2 का संबंध हो सकता है 6 से, 2 का हो सकता है 7 से, है ना, या 3 का संबंध हो सकता है 5 से, 3 का संबंध हो सकता है 6 से, 3 का संबंध हो सकता है 7 से, या 4 का संबंध हो सकता है 5 से, 4 का संबंध हो सकता है 6 से, या 4 का संबंध हो सकता है 7 से। मतलब समुच्चय ए के एलिमेंट का संबंध होता है किसका किससे, तो आपने ये बात तो समझ में आ गई कि समुच्चय ए के एलिमेंट का समुच्चय बी के एलिमेंट से संबंध होगा। अब ये अपन क्या पढ़ेंगे कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से संबंध होगा। तो क्या क्या संबंध हो सकते हैं, देखो 2 का संबंध हो सकता है 5 से, 2 का 6 से हो सकता है, 2 का 7 से। संबंध बनेंगे तो ऑर्डर्ड पे रहेंगे ना। तो देखो संबंध परिभाषा क्या है कि जो संबंध वाला जो समुच्चय होगा उसमें कैसे आएंगे, क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा, मतलब इन्हीं में से संबंध बनेगा ना। तो 2 का 5 से संबंध हो सकता है, 2 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से। इसकी तीसरा 4 का 7 से, 4 का 5 से, 4 का 6 से और 4 का 7 से। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं संबंध कितने हो सकते हैं, तो इतने संबंध हो सकते हैं। और आपने इस सेट को गौर से देखा, आपने इस सेट को गौर से देखा तो ये क्या है सेट, ये क्या बना रहा है, ए क्रॉस बी बना रहा है क्या, देखो ए क्रॉस बी होता है। अभी अभी जस्ट अपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया है, उसका इंट्रो पार्ट कंप्लीट किया, अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा है। तो इसी तरह से होता है, देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, 2 का 5 के साथ पेयर, 2 का 6 के साथ पेयर, 2 का 7 के साथ पेयर, है ना। वहां तो ये पेयर बना रहे थे ना, वहां क्या थी, सिर्फ पेयर बना रहे थे। अब क्या है, यहाँ पे अपन संबंध पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो अपन क्या कह रहे हैं कि 2 का 5 के साथ संबंध हो सकता है, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, इसी तरह 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, इतने संबंध बना सकते हैं। कुल संबंध है, ये क्या है, कुल संबंध है। मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से क्या संबंध हो सकता है, तो इतने सारे संबंध हो सकते हैं, सारे, है ना। अब आपके 2 बार ये बात तो क्लियर होगी कि किसका संबंध किस से, है ना, किसका संबंध किस से। तो आपको पता चला कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से संबंध जितने भी बनेंगे वो सारे संबंधों का जो सेट है वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब है आपके दिमाग में है कि संबंध क्या, किसका किससे, तो पता चल गया कि सेट ए का सेट बी से संबंध है, एलिमेंट से संबंध है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या संबंध है। अब ये क्या वाला है ना, ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अलग अलग संबंध की डेफिनेशन आपको मिलेगी ना। मान लेते हैं कोई संबंध है आर, जिसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। संबंध आर जो है वो खुद में क्या होता है, सेट होता है। देखो संबंध आर क्या होता है, सेट, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। और संबंध क्या है कि ए तथा बी दोनों प्राकृत संख्याएं हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए तथा बी बिलोंग्स टू, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। अपन ये संबंध कहाँ देख रहे हैं, ये वाला जो संबंध है फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में, फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ मैं। ये संबंध किस में ले रहा हूँ कि संबंध है किसमें, सेट ए के एलिमेंट से सेट बी के एलिमेंट का, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से संबंध है कोई आर। और आर की डेफिनेशन क्या दी कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और किस तरह के होंगे, ए तथा बी दोनों क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, जहाँ ए तो बिलोंग करना चाहिए ए से, सेट ए से, और बी बिलोंग करना चाहिए सेट बी से, है ना। तो मुझे अब ये संबंध है, ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, अपन को इसको रोस्टर फॉर्म में बनाएं तो आर क्या बनेगा, देखो मुझे ए और बी इस तरह के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कि ए तथा बी दोनों प्राकृत संख्या हैं। ए में कौन से एलिमेंट है, 2 3 4, ये भी प्राकृत संख्या है। बी में कौन से हैं, 5 6 7, ये भी प्राकृत संख्या है। अब ये दोनों, अब मुझे जो सबसेट लेने हैं, ये आर ए क्रॉस बी के जो सबसेट लेने हैं, उसमें जो रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे वो ऐसे क्रमित युग्म होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसमें ए और बी दोनों क्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। तो देखो अगर मैं 2 को 5 के साथ लूँ तो ये भी प्राकृत संख्या है दोनों, 2 को 6 के साथ, है ना, 2 को 6 के साथ लिए तो भी प्राकृत संख्या है दोनों, 2 को 7 भी प्राकृत संख्या है। फिर 3 को 5 के साथ लिया, 3 को 5 भी प्राकृत संख्या है दोनों,
3,6 भी दोनों प्राकृत है और 3,7 भी दोनों प्राकृत संख्या हैं। फिर 4,5 भी प्राकृत संख्या हैं, 4,6 भी प्राकृत संख्या हैं और 4,7 भी प्राकृत संख्या है ना। तो अपन ने देखा कि जो रिलेशन दिया था आर, उसमें कैसे एलिमेंट थे a, b और a तथा b दोनों प्राकृत संख्या हैं। a भी a से लेना था, जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से लेना था, सेट a से लेना था 2 3 4, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ से लेना था, सेट b से लेना था, तो 5 6 7। तो आपने देखा कि रिलेशन r में जो एलिमेंट आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और a क्रॉस b में इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बोलोगे सर आप तो बहुत स्मार्ट है, बोले सर हैं, बोले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही रिलेशन है, तो ये आपने ये राम कहानी क्यों गाई हमारे सामने। तो देखो ये जो रिलेशन आर है इसमें जो एलिमेंट आए ये क्या है, संयोगवश क्या हुआ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा सेट ही क्या आ गया, रिलेशन आर के अंदर आ गया है ना। ये मान लेते हैं रिलेशन R1 है, मैं R2 देखूं तो है ना, R1 A से B में कोई रिलेशन था जिसमें कैसा था कि A, B एलिमेंट था A, B, और A और B दोनों क्या है, प्राकृत संख्या हैं, और A से बिलोंग करे और B से बिलोंग करे है ना। अब मान लेते हैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं इसी में, R2 कोई रिलेशन है किसमें, सेट A से सेट B में, और R2 की डेफिनेशन क्या है कि मान लेता हूँ मैं R2 में कौन से एलिमेंट है, X, Y है ना, सच दैट X तथा Y दोनों विषम संख्याएं हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू किससे, B से है ना। अब ये दूसरा कोई रिलेशन है R2 जिसकी डेफिनेशन क्या है, R2 को एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट ये हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में x तथा ऑर्डर्ड पेयर के जो दोनों एलिमेंट हैं A और B, जैसे x और y हैं दोनों क्या हैं, विषम संख्या हैं, x A से आना चाहिए और y B से आना चाहिए ना। तो देखो R2 की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, देखो है ना, R2 में मैं 2 तो ले ही नहीं सकता, बोले सर क्यों, क्योंकि x और y दोनों मेरे को क्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए, 2 नहीं ले सकता तो 3 लूंगा, यहाँ से क्या लूंगा 3, तो 3 के साथ क्या आएगा 5, 3,5, देखो 3 तो है A से, देखो 3 जो बिलोंग करा किससे, A से, और 5 किससे करा है, B से, ठीक है, और 3,7 इधर 4 ले ही नहीं सकता, 2 और 4 और 6 तो ले ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सम संख्या है, x और y दोनों क्या, इसकी डेफिनेशन क्या R2 की कि x और y दोनों क्या आने चाहिए, दोनों विषम संख्या आनी चाहिए। तो देखो 3 और 5 भी विषम संख्या, 6 और 3 और 7 भी विषम संख्या है। तो ये R2 रिलेशन में है, R2 जो रिलेशन है उसमें जो दो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, 3,5 और 3,7, ठीक है। फिर एक और लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं R3 कोई रिलेशन है किसमें, सेट A से सेट B के एलिमेंट का, और R3 की डेफिनेशन क्या दी अपन को, R3 की डेफिनेशन दी कि x, y जिसमें एलिमेंट है सच दैट किस तरह के हैं कि y इक्वल्स टू क्या है, x की क्यूब है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू क्या है, B है ना। तो ये R3 की डेफिनेशन है कि x और y की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और किस तरह के होंगे कि x की क्यूब जो है वो y के बराबर है, और x कहाँ से लेना है मेरे को, A से, और y किस में आना चाहिए, B में। तो R3 अगर मैं देखूं तो देखो x की जगह मैं क्या रखता हूँ, अब x कहाँ से लेना है, A से, और x की जगह मैं क्या क्या रखता हूँ, 2 3 4, x की जगह मैं 2 रखूँ तो 2 की पावर 3 कितने हो गए, 8 क्या, अब ये 8 y का मान है 8, क्या B में है, क्या 8 B में है ही नहीं। 3 रखूँ तो 3 की पावर 3 27, देखो x की जगह मैं 3 रखूँ, x कहाँ से आना चाहिए, A से, तो A से या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। अब x की जगह मैं 3 रखूँ तो 27 B में नहीं है, और 4 रखूँ तो 64 भी B में नहीं है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, इस तरह का कोई एलिमेंट R3 में आएगा ही नहीं जो इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे पूरी को, है ना। तो R3 क्या होगा 5, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब समझते हैं अपन इसकी डेफिनेशन, ठीक है। किसी अरिक्त समुच्चय A से किसी अरिक्त समुच्चय B में संबंध R, तो ये अरिक्त समुच्चय A था, ये अरिक्त समुच्चय B में संबंध R 3 तरह के लिए, मैंने R1 लिया, R2 लिया और R3 लिया, R है ना। उनके कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है, देखो जितने भी R1 आए, चाहे R2 आया चाहे R3 आया, देखो R1 में देखो 2,5 है, ये रहा, R2 में भी, तो R1 तो देखो पूरा का पूरा क्या आया था अपने पास, A क्रॉस B कार्तीय गुणन ही आ गया, तो ठीक है, ये भी सबसेट है किसका, कार्तीय गुणन का। R2 देखा तो 3,5 3,7,
3,5 3,7 R2 के भी सारे एलिमेंट किससे आ रहे हैं, A क्रॉस B से, तो R2 भी सबसेट हो गया। और रिक्त R3 क्या है, रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय तो सभी किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो देखो उनके कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होता है, तो सारे उपसमुच्चय हैं। यह उपसमुच्चय, ये जो अपने उपसमुच्चय निकाले, A क्रॉस B के उन क्रमित युग्मों का समुच्चय है, A क्रॉस B के उन क्रमित युग्मों A, B का उपसमुच्चय है जो A तथा B के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। यहाँ A और B के मध्य संबंध क्या था कि दोनों प्राकृत संख्या हैं। यहाँ x और y के मध्य संबंध क्या था कि दोनों विषम संख्या हैं। यहाँ x और y में क्या संबंध था कि y बराबर है x की क्यूब, है ना। तो ये है संबंध। और आपने देखा कि R1 भी, जितने कुल संबंध है ये, आपने क्या देखा, यहाँ पे देखते हैं, आपने देखा कि R1 भी है सबसेट किसका, A क्रॉस B का सबसेट होंगे या इक्वल्स टू होंगे ना। R2 भी क्या है, सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। और R3 भी क्या है, सबसेट है इसका, A क्रॉस B का। मतलब A समुच्चय A से समुच्चय B में जितने भी संबंध बनेंगे वो सारे सारी जितनी भी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी हैं, वो क्या किस में आ जाती हैं, A क्रॉस B में। उसमें से संबंध की डेफिनेशन क्वेश्चन से क्वेश्चन में चेंज होकर जो डेफिनेशन संबंध देंगे उससे जो सेट आएंगे वो क्या होंगे, A क्रॉस B के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, अब आगे आती है हमारे पास कुछ परिभाषाएं हैं कि प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत, परिसर, सहप्रांत। ठीक है, पहले बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब मतलब इमेज। संबंध R के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, संबंध R में जो एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। तो संबंध R के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, है ना, उनमें ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है, जैसे ये 2,5 एक ऑर्डर्ड पेयर लिया मैंने, तो ये जो 5 है ये तो कहलाता है प्रतिबिंब। ये तो क्या है, प्रतिबिंब। और ये जो 2 है ये क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब मैं पूछूं 5 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, तो 2 का प्रतिबिंब क्या है, 5। इसी तरह मैं पूछूं 3 का प्रतिबिंब क्या है, 6, और 6 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 3। इसी तरह R2 संबंध में देखूं 3 का प्रतिबिंब क्या है, 5, और 5 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 3 है। R3 में देखो कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब की बात ही नहीं होगी। ठीक है, यहां से आपको प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब दोनों बातें क्लियर होंगी। पूर्व प्रतिबिंब को बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, फिर आता है ये हो गया, फिर आता है प्रांत मतलब डोमेन के संबंध R के अंतर्गत सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटक के समुच्चय को प्रांत कहते हैं। R का प्रांत कहते हैं, R का प्रांत कहते हैं। कि संबंध R, जैसे मैं R1 की बात करूं, संबंध R1 के अंतर्गत जितने भी क्रमित युग्म हैं, उन सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटक हैं, प्रथम एलिमेंट हैं। क्रमित युग्म में प्रथम एलिमेंट यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, 3 3 3 4 4 4, उनका जो सेट है वो क्या कहलाता है, डोमेन। तो डोमेन ऑफ R1 इक्वल्स टू प्रथम घटकों का सेट होगा ना, क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। रिपीट होता नहीं, आपको पता है कि समुच्चय में एलिमेंट कोई भी, डोमेन का जो डोमेन भी क्या है, खुद में क्या है, सेट है। तो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करती। तो R1 की डोमेन कितनी है, 2 है, 3 है और 4, प्रथम घटक, है ना। R2 की डोमेन बात करूं तो मैं, डोमेन ऑफ R2
डोमेन मतलब प्रांत। R2 का प्रांत क्या है, प्रथम घटक कौन कौन से हैं, इसमें 3 ही हैं, तो इसका प्रांत क्या है, 3 है। और डोमेन ऑफ R3 कितनी है, R3 को देखा आपने, R3 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो प्रांत क्या है, इसकी डोमेन क्या है, 5 है। फिर है रेंज या परिसर, प्रांत या परिसर, परिसर को क्या कहते हैं, रेंज, क्या है, संबंध R के अंतर्गत सभी क्रमित युग्मों ऑर्डर्ड पेयर के द्वितीय घटक के द्वितीय घटक के समुच्चय को R की रेंज कहते हैं। तो रेंज ऑफ R1, अब जितने भी क्रमित किसी सेट किसी रिलेशन में जितने भी क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट का सेट है वो क्या है, रेंज है। तो अब देखो R1 में जितने इतने ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनमें सब में सेकंड एलिमेंट का जो सेट है क्या है, 5 6 7, 5, 6, 7, फिर क्या है 5 6 7, 5 आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, दोबारा लिखना नहीं, 5 6 7 है ना। तो इसकी रेंज क्या है, R1 की रेंज क्या है, 5 6 7। रेंज ऑफ R2, जो रिलेशन R2 है उसमें रेंज क्या है, तो सेकंड एलिमेंट का सेट मतलब 5 और 7, तो क्या है 5, 7, ठीक है। और R3 की रेंज क्या है, R3 में कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो रेंज क्या है 5, ठीक है। फिर आता है सह प्रांत, सह प्रांत इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। समुच्चय संबंध R के अंतर्गत द्वितीय सेट को R का सह प्रांत कहते हैं। जो द्वितीय सेट है ना, द्वितीय सेट R1 का अगर मैं सहप्रांत की बात करूं तो R1 की सहप्रांत कितनी है, B है, कितनी है, कोडोमेन ऑफ R1 कितनी है, B, कोडोमेन है ना। और कोडोमेन सहप्रांत ऑफ R2 में, R2 रिलेशन में क्या है, द्वितीय जो सेट है, दूसरा जो सेट है वो क्या कहलाता है, उसका वो सेट ही क्या कहलाता है, सहप्रांत। तो इसमें भी सहप्रांत क्या है, B है, और R3 में भी सहप्रांत क्या है, दूसरा सेट क्या है, B है, ठीक है। और अगर आपने एक बात गौर से नोट की हो, देखो जो रेंज है इसमें देखो R1 की रेंज क्या है, 5 6 7, ये क्या है, इसमें इसी में से आई क्या, कोडोमेन में से, हाँ 5 7 ये भी कोडोमेन में से आई, और 5 भी क्या है, कोडोमेन में से आई। तो आपने एक बात गौर से नोट की होगी, यहाँ पे नोट में लिखेंगे अपन कि कोडोमेन हमेशा सबसेट या इक्वल्स टू होता है किसके, सॉरी रेंज हमेशा सबसेट और इक्वल्स टू होती है किसके, कोडोमेन के, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं इसको। देखो पहले अपन ने क्या देखा, संबंध की परिभाषा देखी, तो उसने क्या कहा कि संबंध जो है, संबंध क्या है कि एक कोई दो आयारिक समुच्चय हैं A और B, नॉन एम्प्टी सेट है A और B, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, एक सबसेट होता है। संबंध की दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। और वो सबसेट कैसा होता है कि उनके जो एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच एक संबंध स्थापित करने से आते हैं, वो जो सबसेट आएगा ना। तो देखा अपन ने कि R1 संबंध देखा, R2 संबंध देखा और R3 देखा, और अपन ने देखा कि R1 R2 R3 में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट कहाँ से निकल के आ रहे हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट से ही निकल के आ रहे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है वो किसी सेट ए से किसी सेट बी में जितने भी संबंध बन सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी किस में आ जाती हैं, ए क्रॉस बी में। फिर अपन ने R1 R2 और R3 देखा। फिर अपन ने क्या देखा कि प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब
और प्रांत परिसर और सह प्रांत देखा। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो प्रतिबिंब कहलाता है। किसका, पूर्व फर्स्ट एलिमेंट का। 5 जो प्रतिबिंब था किसका, 2 का, और 2 पूर्व प्रतिबिंब किसका, 5 का। ठीक है। फिर अपन ने देखा प्रांत या डोमेन। डोमेन क्या होती है कि किसी संबंध आर के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो क्या होता है, प्रांत होता है। इस तरह अपने R1 R2 R3 की प्रांत देखी। फिर अपरिसर जिसको बोलते हैं रेंज, कि संबंध आर के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उनमें सेकंड, उन ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो क्या, उस संबंध की क्या है, रेंज। उसी प्रकार हमने क्या देखा कि R1 की रेंज क्या थी, सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनाया तो 2 5 6 7 आया, तो रेंज क्या है R1 की 5 6 7। इसी तरह R2 की रेंज और R3 की रेंज। फिर अपन ने देखा सहप्रांत, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है कि कोई संबंध किसी एक सेट से दूसरे सेट में परिवर्तित होता है, तो दूसरा जो सेट है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, सहप्रांत कहते हैं। और सहप्रांत क्या होता है, हमेशा रेंज जो है हमेशा कोडोमेन की क्या होती है, सबसेट या इक्वल्स टू होती है। और जितने भी संबंध बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, सबसेट या इक्वल्स टू आते हैं किसके, A क्रॉस B के। अब बढ़ते हैं आगे। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अगला टॉपिक है हमारा कि संबंध का बीजीय निरूपण। जितने भी संबंध है उनको कितने तरह से अपन दर्शा सकते हैं, तो 3 तरह से दर्शा सकते हैं। देखो, पहला है कि गणितीय रूप में कैसे, देखो जैसे ये जो सेट R1 दे रखा है इसके ये गणितीय रूप है क्योंकि R1 है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कैसे आएंगे, A और B दोनों क्या हैं, प्राकृत संख्या हैं। फॉर ऑल x A बिलोंग्स टू A से और B बिलोंग्स टू B से, ना। ये कैसा रूप है, गणितीय रूप है। सेट R2 रिलेशन है उसका ये क्या है, गणितीय रूप है। सेट बिल्डर फॉर्म को अपन गणितीय रूप बोलते हैं ना, गणितीय रूप। और ये रिलेशन R3 है उसका ये क्या है, गणितीय रूप, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। समुच्चय निर्माण रूप या गणितीय रूप, एक ही बात है, समुच्चय निर्माण रूप या गणितीय रूप। इसको समुच्चय निर्माण रूप भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है इसका समुच्चय निर्माण रूप। सेकंड जो है इसका तरीका है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर रूप। रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं, अपन सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये R1 की क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये R2 की क्या है, रोस्टर फॉर्म। और ये R3 की क्या है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है। तीसरा तरीका है तीर आरेख, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में देखो कैसे दर्शाते हैं। मान लेते हैं R1 की बात करें, ये पहला सेट कौन सा था, A था। ये A है जिसमें एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 4। और ये सेट B है जिसमें एलिमेंट कौन से हैं, 5 6 7, है ना। और अपन R1 दर्शा रहे हैं, तो R1 देखो क्या कहता है, 2 का रिलेशन किससे है, 5 से, तो 2 का रिलेशन 5 से। 2 का 6 से, तो 2 का 6 से। फिर 2 का 7 से, तो 2 का 7 से। फिर 3 का 5 से, 3 का 5 से। 3 का 6 से और 3 का 7 से। फिर 4 का 5 6 7 तीनों से। 4 का 5 से, 4 का 6 से और 4 का 7 से। ठीक है। ये क्या है, एरो डायग्राम है R1 का, है ना। एरो डायग्राम किससे बनेगा, रोस्टर फॉर्म से अपन एरो डायग्राम बना देते हैं। अगर अपन R2 की बात करें, ये सेट A है, ये सेट B है, क्योंकि R2 और R1 और R3 तीनों ही किससे हैं, A से B में हैं। तीनों रिलेशन किससे हैं, A से B में। तो इसीलिए ये सेट बना रहा हूँ। बोले सर ये है क्या, बार बार ये आएंगे क्या, नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे कौन सा सेट आपको दे रखा है। इसमें है 2 3 4 और इसमें 5 6 7, है ना। तो R2 के अंतर्गत R2 में 3 का रिलेशन किससे, 5 से। 3 का 5 से और 3 का 7 से। 3 का 7 से। ठीक है। और R3 में क्या है, कोई रिलेशन बन नहीं रहा किसी भी एलिमेंट का, किसी से भी रिलेशन नहीं बन रहा। 2 3 4 और 5 6 7,
ये R3 है, तो किसी का किसी से रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये क्या है 5। किसी भी एलिमेंट का R सेट ए के किसी भी एलिमेंट का सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है किसमें R3 में ना, तो रिलेटेड नहीं है, तो ये ऐसा कैसा ही पड़ा रहेगा ये। तो मतलब अपन ने क्या देखा कि किसी भी संबंध को निरूपित करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और एरो डायग्राम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक। वो क्या है कि किसी भी समुच्चय ए से बी में कुल संबंधों की संख्या। से पहले वीडियो को रोकें और ये नोट करें। अगला हमारा टॉपिक है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में समुच्चय ए के एलिमेंट का समुच्चय बी के एलिमेंट से संबंधों की कुल कितनी संख्या, कितने संबंध बन सकते हैं। तो देखो मान लेता हूं, माना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू कितने हैं? पी हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हैं वो कितने हैं? क्यू हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? पी इंटू क्यू। इसलिए समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या बराबर क्या होगी? 2 की पावर पी क्यू। 2 की पावर क्या होगी? पी क्यू। बोले सर कैसे? ये कोई नया सूत्र नहीं है। देखो संबंध होता क्या है, आपको पता है कोई भी रिलेशन है वो सबसेट होता है या इक्वल्स होता है किसके? ए क्रॉस बी के। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होता है? एक सबसेट होता है। और आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं? बी सेट ए में मान लेते हैं पी एलिमेंट और बी में क्यू एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? पी क्रॉस क्यू, पी गुणा क्यू एलिमेंट होंगे ना। और आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में अपन ने देखा था किसी सेट ए में मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में मान लेते हैं पी एलिमेंट है, तो उसके सबसेट की संख्या क्या थी? 2 की पावर पी थी। या नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने थे? 2 की पावर पी है ना। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट मतलब किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय, सभी संभावित उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? पावर सेट। मतलब जितने भी सबसेट बन सकते हैं उनका जो सेट है वो पावर सेट है। तो किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, उसके अंदर जितने एलिमेंट है वो 2 की पावर। मान लो ए में कोई एलिमेंट है, एक में अंदर है एक्स और वाई है ना, तो ए के सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी? सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 की पावर 2 तो कितने सबसेट बन जाएंगे? 4 सबसेट बन जाएंगे ना। उसी तरह देखो ये वहीं से ये जो सूत्र है ये वहीं से सबसेट वाले टॉपिक से निकल के आ रहा है। देखो ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्यू। ए क्रॉस बी में कितने होंगे? पी गुणा क्यू होंगे। अब जो आपको पता है कि रिलेशन जो है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? एक सबसेट। तो मतलब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? तो 2 की पावर पी इंटू क्यू, 2 की पावर पी इंटू क्यू, इतने ही तो सबसेट बनेंगे। और जितने सबसेट बनेंगे वही क्या होती, उतने ही क्या बनेंगे? उनमें ए से बी में क्या बनेंगे? संबंध बनेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है कि यदि संबंध आर समुच्चय ए से ए में परिभाषित है तो हम इसे समुच्चय ए पर संबंध आर कहते हैं। मान लो क्या कह रहा है, क्या बात कह रहा है कि कोई संबंध है आर किसी सेट ए से ए में ही परिभाषित है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट भी ए से और सेकंड एलिमेंट भी ए से। तो ऐसे वाले रिलेशन को अपन क्या कहते हैं कि समुच्चय ए पर संबंध है आर। ठीक है, अब करते हैं इसके एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि मान लीजिए कि ए को सेट दे दिया और एक संबंध आर की डेफिनेशन दे दी कि संबंध आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स वाई की फॉर्म में कि y बराबर है x प्लस 1 है, द्वारा a से a में एक संबंध है। देखो बोले सर यहाँ बताया नहीं कि x और y किससे बिलोंग करेंगे। देखो ये संबंध है a से a में संबंध है, a से a में संबंध है, मतलब x भी a में होना चाहिए और y भी क्या होना चाहिए? a में होना चाहिए। ठीक है, ये परिभाषा दे दी आपको। फिर क्या पूछा आपसे? इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए।
आर के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर लिखिए। तीनों चीजें लिखनी है, प्रांत भी, सह प्रांत भी और परिसर भी। पहले पार्ट में तो अपन को करना है तीर आरेख खींचना है इसका ना। तो पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, चूंकि ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और आर दे रखा है मुझे, कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स वाई, और y बराबर क्या होगा x प्लस 1, ठीक है। और जो संबंध है वो किस में है, एंड संबंध किस में दिया है, वह r दिया है किससे, a से a में परिभाषित संबंध, ठीक है। अब पहले मैं इसका तीर आरेख खींचना है। इसका तीर आरेख खींचने के लिए आपको पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। बोले सर क्यों, जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन गलती होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मैं तो सीधा लिख दूंगा, लेकिन आपके लिए क्या है, पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है इसको अपन रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना होता है, हमें सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। देखो हमें इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखनी है कि x और y, और x किससे लेना है, x और y की, x दोनों में संबंध क्या है कि y बराबर है x प्लस 1। अब मैं x लूंगा, है ना, x लूंगा किससे, a से, दोनों a से a में लेने, x a से लिया मतलब 1 लिया, या x की जगह मैंने 1 रखा, x की देखो पहले x की जगह मैंने क्या रखा 1, या x की जगह 1 रखूंगा तो y का मान कितना जाएगा, इनफ कॉपी में सोल्व करके देख लो, y बराबर 1 प्लस 1 तो y कितना जाएगा 2। फिर मैं x की जगह 2 लूँ, यहाँ x की जगह मैं 2 लिया, 2 प्लस 1 कितने जाएंगे 3। फिर x की जगह मैं 3 लूँ, 1 से पहले 0 तो ले ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं ले सकते सर, क्योंकि a में 0 है ही नहीं, मुझे x और y दोनों किस में लेने हैं, a में ही लेने हैं। फिर x की जगह में पहले मैंने 1 ले लिया तो y का मान 2 आ गया इस संबंध से, x का मान 2 लिया तो y का मान कितना आ गया 3, x की जगह मैं 3 रखूँगा तो y का मान कितना आ जाएगा 4, फिर x की जगह मैं 4 रखूँगा तो y का मान कितना आ जाएगा 5, फिर x की जगह मैं 5 रखूँगा, x की जगह 5 रखूँगा तो y का मान कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 कितना जाएंगे 6, फिर x की जगह मैं 6 रखूँगा, x की जगह मैं क्या रखूँगा 6, x की जगह में x देखो 6 है ना, तो y का मान कितना आएगा 6 प्लस 1 7, और 7 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो ये नहीं आएगा एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं आएगा, ये एलिमेंट यहाँ से हट जाएगा। बोले सर क्यों हट गया, समझ में आ गया ना कि x की जगह मैं 6 ले सकता हूँ, x से a से मैंने x की जगह 6 लिया, यहाँ 6 रखा तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, y का मान 7 है और 7 भी a में होना चाहिए, 7 है ही नहीं तो ये एलिमेंट नहीं होगा। तो इस संबंध r की रोस्टर फॉर्म क्या है, ये है, ये रोस्टर फॉर्म। अब इससे बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे, एरो डायग्राम, तीर आरेख, है ना। फर्स्ट नंबर ये सेट A है और ये भी सेट क्या है A, 1 2 3 4 5 और 6, ए में ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो एक किससे संबंधित है, ये संबंध है R, है ना। एक संबंधित है 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से और 5 6 से संबंधित। 6 किसी से संबंधित ही नहीं, देख लो x की जगह 6, ये पहला एलिमेंट किससे आ रहा है, x a से आ रहा है और ये x है ना, x 6 किसी से संबंधित नहीं, देखो 6 कहीं नहीं। और उधर y सेकंड एलिमेंट a किसी से संबंधित नहीं थी, a किसी से संबंधित नहीं है ना, तो ये हो गया इसका एरो डायग्राम, है ना। सेकंड पार्ट में क्या पूछा आपसे, r के प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो पहले डोमेन मतलब प्रांत ऑफ r। प्रांत क्या होता है कि संबंध R के अंतर्गत जितने भी क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर आते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन क्या है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट एलिमेंट देखने मुझे 1 2 3 4 5। फर्स्ट एलिमेंट में कौन कौन है, 1 2 3 4 5। फिर रेंज ऑफ R की रेंज क्या होती है कि संबंध R के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो रेंज है। सेकंड एलिमेंट कौन से हैं, 2 3 4 5 6। कौन से हैं सेकंड एलिमेंट, 2 हैं 3 हैं 4 है 5 है और 6। फिर है कोडोमेन ऑफ R। और कोडोमेन क्या होता है, जो सेकंड सेट होता है R के अंतर्गत जो सेकंड सेट है वो क्या है, कोडोमेन। तो यहाँ संबंध R जो है A से A में ही है, A फर्स्ट सेट भी A है और सेकंड भी A है, तो ये क्या है A ही है। क्या है, इस फॉर्म में लिख दो या यूँ लिख दो कि R बराबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि A यही तो सेट है, ये लिख दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 7। इस तरह से आएंगे क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
एग्जाम्पल नंबर 8 है कि नीचे आकृति में समुच्चय P व Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया और वो संबंध किस फॉर्म में दे रखा है, एरो डायग्राम के रूप में दे रखा है। ठीक है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, रोष्ट रूप में लिखिए, इसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए या क्या है लिखिए ना आंसर में। ये जो संबंध दे रखा है, ये जो संबंध दे रखा है वो किस में दे रखा है आपको, एरो डायग्राम के रूप में दे रखा है। तो आपने देखा कि 9 किस किस से संबंधित है, 9 3 से संबंधित है और -3 से संबंधित है। 4 किस से संबंधित है, -2 से और -2 से। 25 किस से संबंधित है, 5 से और -5 से। आपने इसको बहुत ही गौर से देखा तो आपने देखा, क्या देखा कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इनका क्या है, वर्ग है। मतलब 9 जो है 3 का भी वर्ग है और -3 का भी वर्ग है। 4 जो है 2 का भी वर्ग है और -2 का भी वर्ग है। 25 5 का भी वर्ग है और -5 का भी वर्ग है। तो ये संबंध मान लेते हैं, माना P व Q में संबंध R है तो R इक्वल्स टू, पहले इसको मैं किस में लिखूंगा, किस फॉर्म में लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, कि उसमें x, y ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एलिमेंट है x और y, सो दैट क्या है कि x जो है y का क्या है, स्क्वायर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू P तथा y बिलोंग्स टू Q। अब देखो आप, है ना, x और y R कोई संबंध है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट क्या है, x, y हैं। और किस संबंध की परिभाषा क्या है कि x जो है y का स्क्वायर है, तो यहाँ y की जगह मैं रखूँगा 5, तो x का मान कितना आएगा 25, -5 रखूँगा तो भी x का मान 25, ठीक है। और y की जगह मैं रखूँ 2, तो x का मान आएगा 4, -2 रखूँगा तो भी 4, 3 रखूँगा तो 9, और y की जगह y किससे लेना है मेरे को, y q से लेना है, y किससे लेना है, q से लेंगे, है ना। तो y की जगह जो सोचना है एलिमेंट वो कहाँ से सोचना है, सेट q से। q की जगह रख के q से रख के सोचेंगे तो p का, x का मान p में आ रहा है क्या, हाँ, तो ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, ये तो फर्स्ट आंसर था हमारा। सेकंड आंसर में क्या बोल रहे हैं, सेकंड में क्या पूछ रहा है आपसे, रोस्ट रूप में लिखिए। तो रोस्ट रूप में तो सीधा ये अपन को देख देख के लिखना है कि 9 किससे संबंधित है, 3 से और -3 से। तो 9,3, 9,-3, ठीक है। फिर 4 किससे संबंधित है, 2 से और -2 से। तो 4 2 से संबंधित है और 4 -2 से संबंधित है। 25 किससे संबंधित है, 5 से और -5 से। 25,5 और 25,-5, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो एलिमेंट गिन लो, देखो जितने पेयर बनने वाले एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 पेयर बन गए, तो 6 एलिमेंट है, ठीक है। और ये संबंध किस में था, जहाँ R जो संबंध था किसे था, P से Q में परिभाषित संबंध। उसने बोल भी दिया कि P व Q के बीच एक संबंध है, ठीक है। रोस्ट रूप में भी लिख दिया। अब इसके प्रांत भी लिखने हैं, प्रांत मतलब डोमेन ऑफ R कि प्रांत क्या होगा, डोमेन क्या होगी कि संबंध R के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है। तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या है, 9 है, 4 है और 25 है। बोले सर 4 को आगे लिखेंगे, आगे पीछे लिखने से सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेंगे। फिर डोमेन रेंज ऑफ R, रेंज क्या है, रेंज सेकंड एलिमेंट का सेट। तो सेकंड एलिमेंट में कौन है, 3 है, -3 है, 2 है, ये -2 है ना, -2 है, 5 है, -5 है, ये रेंज है। फिर को डोमेन देखूं, पूछी तो नहीं, सहप्रांत देखूं, आर का सहप्रांत तो है कि जो दूसरा जो सेट है वो सारे क्या है, सहप्रांत है। तो क्या है, क्यू है। क्यू सेट लिख दो, इस फॉर्म में क्यू लिख दो या क्यू के सारे एलिमेंट लिख दो, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि मान लीजिए कि सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, कौन से हैं, 1 और 2। सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, 3 और 4, ठीक है। 2 सेट दे दिए। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने संबंध बन सकते हैं। तो अपने इंट्रो पार्ट में एक फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू है पी, कि ए में कितने एलिमेंट है, पी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितने एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है। तो संबंधों की संख्या
संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या, ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर क्या होगी, 2 की पावर p इंटू क्यू, पी क्यू। ठीक है, तो पहले जो चीज़ दे रखी है वो लिखते हैं, क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या दे दिया मुझे 1,2 और बी इक्वल्स टू क्या दे दिया 3,4। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2 हैं, 2 ही हैं। तो 2 तो ये 1 2 और 1 2, इसलिए संबंधों की संख्या बराबर 2 की पावर 2 इंटू 2 पी इंटू क्यू ना, वो देखो सूत्र है, पी का भी मान 2 है और क्यू का भी मान 2 है, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ए से बी में ए से बी में संबंधों की कुल संख्या कितनी है, 16 संबंध बन सकते हैं ए से बी में। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।